नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अधिगम टॉपिक को हमने शुरू किया था। उस टॉपिक के अंदर हमने अधिगम का अर्थ समझा और कुछ विद्वानों के द्वारा भी जो परिभाषाएं थी अधिगम को लेकर, उन परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की। साथ साथ हमने अधिगम की कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा की। हमने पढ़ा कि अधिगम की ये काफी सारी विशेषताएं होती है, जिसके अंदर अधिगम तक चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम विकास प्रक्रिया है, तो अधिगम में सक्रियता होती है। तो ये सब चीजें हमने विस्तार से उसमें अध्ययन किया था। उसके साथ साथ हमने कुछ अधिगम के पक्षों के बारे में भी बात की थी कि जब हम अधिगम करते हैं तो हम तीनों पक्षों को सम्मिलित करके ही हम अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, 3 अधिगम पक्ष पढ़े थे। कौन कौन से थे? वो क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष हमने पढ़े। तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज उससे आगे हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, या आज जो हम बात जिस यूनिट पे या जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा अधिगम के प्रकार। क्या नाम है? अधिगम के प्रकार। देखिए, अधिगम के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अधिगम के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आता है अधिगम का, वो प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम है? ज्ञानात्मक अधिगम। सबसे पहला जो प्रकार आता है अधिगम का, वो प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम। देखिए, ज्ञानात्मक अधिगम के अंदर क्या होता है? ज्ञानात्मक अधिगम के अंदर हम क्या करते हैं? नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या होगी? नवीन ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान? नवीन ज्ञान। यानी कि हम निरंतर क्या करते रहते हैं? दिन प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में एक नए ज्ञान का भंडार होता रहता है। और साथ साथ हम क्या करते हैं? और साथ साथ जो पूर्व ज्ञान है हमारा, जो पहले जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, पूर्व ज्ञान में सुधार करना। पूर्व ज्ञान में सुधार। तो ये 2 चीजें इसके अंदर होती है ज्ञानात्मक अधिगम के अंदर। ज्ञानात्मक अधिगम के अंदर सबसे पहले क्या होती है कि नवीन ज्ञान, यानी कि नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, हम दिन प्रतिदिन हम क्या, जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हम एक नए दिन की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा नया ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्रोत से। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? जो नवीन ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसी के आधार पर जो हमने पहले जो ज्ञान प्राप्त किया है, या जो पूर्व ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं? सुधार करते हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं हमारे पूर्व ज्ञान के अंदर, जो हमने गलत नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, उसको हम सुधारते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होकर ऐसा होगा। तो वो हमने क्या कर लिया? हमारे पूर्व ज्ञान में सुधार कर लिया। ठीक है, तो ये था ज्ञानात्मक अधिगम। अब देखिए, ज्ञानात्मक अधिगम को भी आगे कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक अधिगम को आगे 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक अधिगम को आगे 3 भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो सबसे पहला इसका भाग क्या आता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। कौन सा? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। देखिए, प्रत्यक्षात्मक अधिगम को हम क्या कहते हैं? परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेप्चुअल परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं हम इसे। देखिए, परसेप्चुअल लर्निंग यानी प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती है, कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमें क्या करती है? हमें ज्ञान प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त करती है। तो वो कौन क्या करती है? हमारी ज्ञानेंद्रियां करती है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है: आंख, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वो हमें क्या करती है? ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करती है।
तो इसी के माध्यम से यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी भी विषय वस्तु को छूकर, देखकर, स्पर्श करके जब हम उस विषय वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं या उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं तो कौन सा अधिगम कहलाता है? वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। देखिए क्या होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम में, पांचों ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जब हम किसी भी विषय वस्तु को स्पर्श करके, देखकर, प्रत्यक्ष देखकर, छूकर हम उस विषय वस्तु का अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा अधिगम कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। आई बात समझ में? तो देखिए ये जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम जो होता है ना, वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है? प्रश्न ये होता है, अगर आप प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक बालक जो है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम करता है तो वो उसकी कौन सी अवस्था होगी, तो कौन सी अवस्था हो सकती है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस चीज के अंदर कि प्रत्यक्षात्मक यानी कि प्रत्यक्ष देखकर कौन सा चिंतन हो रहा है? यहाँ पे मूर्त चिंतन हो रहा है, तो मूर्त चिंतन जो है वो किस अवस्था के अंतर्गत होगा? किस अवस्था के अंतर्गत होगा? तो देखिए दो अवस्थाएं होती है हमारी, पहली शेषावस्था, कौन सी? शेषावस्था, और दूसरी है बाल्यावस्था। इन दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत जो है जो अधिगम होता है वो हमारा प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है, क्योंकि एक शेषावस्था या बाल्यावस्था का बालक जो है उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि वो सूझ का या संप्रत्यय का निर्माण या कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको चीज को समझ सके। इसलिए वो चीजों को क्या है स्पष्ट अपने सामने देखकर, प्रत्यक्ष रूप में उस चीज को अपने सामने देखकर उस चीज का ज्ञान प्राप्त करने का उसका जो माध्यम होता है अधिगम करने का या जो ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम होता है वो माध्यम क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष उस चीज को देखकर, उस विषय वस्तु को देखकर वो ज्ञान प्राप्त करता है या उस विषय वस्तु के बारे में समझता है। तो हमें याद रखना है कि प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंदर क्या होता है, प्रिसेप्चुअल लर्निंग के अंदर क्या होता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर या छूकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमारा प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। और ये कौन सी अवस्थाओं के अंतर्गत होता है? तो शेषावस्था और बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। ये हमें याद रखना है, ये सीधा डायरेक्ट हमारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, ज्ञानात्मक अधिगम का जो दूसरा भाग है वो क्या होता है? हमारा प्रत्ययात्मक अधिगम होता है। प्रत्ययात्मक अधिगम, प्रत्यय अधिगम कौन सा होता है? प्रत्ययात्मक अधिगम। प्रत्ययात्मक अधिगम क्या को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग या प्रत्यय, अब देखिए इसके अंदर एक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? देखिए इसके अंदर एक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी विषय वस्तु को समझना, संप्रत्यय के माध्यम से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय का निर्माण करके किसी विषय वस्तु को समझना। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक बालक जो होगा ना वो तर्क चिंतन और अनुभव कल्पना के माध्यम से, इसके माध्यम से अनुभव और कल्पना के माध्यम से क्या करता है? अधिगम करता है। इसके माध्यम से तर्क, चिंतन, अनुभव और कल्पना के माध्यम से, देखिए ये जब चीजें आ जाती है तो वहां अधिगम का कौन सा रूप, चिंतन का कौन सा रूप हो जाता है? हमारा अमूर्त अधिगम हो जाता है। यानी कि बालक जो है वो इस अधिगम की इस अवस्था के अंदर क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन के माध्यम से ये किसको दर्शा रहा है? अमूर्त चिंतन को दर्शा रहा है। यानी कि प्रत्ययात्मक अधिगम या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर बालक जो है वो अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन के माध्यम से किसी विषय वस्तु को समझता है। अब ये देखिए अमूर्त चिंतन की जब हम बात करते थे कि दो अवस्था में हमने देखा कि शेषावस्था और बाल्यावस्था में कौन सा चिंतन हो रहा है? यहाँ पे
मूर्त चिंतन हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रिसेप्चुअल लर्निंग के अंदर, परसेप्चुअल लर्निंग के अंदर क्या हो रहा था कि प्रत्यक्षात्मक यानी कि देखकर हम अधिगम प्राप्त कर रहे थे, और जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। और अमूर्त चिंतन जो होता है वो हमारा कौन सी अवस्था के अंतर्गत होता है दोस्तों, वो होता है किशोरावस्था के अंतर्गत। देखिए किशोरावस्था ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बुद्धि जो होती है एक बालक की वो परिपक्व हो जाती है, और इस परिपक्वता के कारण ही बालक जो है वो क्या करता है, वो तर्क चिंतन अनुभव और कल्पना के माध्यम से, कल्पना शक्ति के अंदर जीने लग जाता है। ये कल्पनाओं के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, बात बात पर वो तर्क करने लगेगा, और अपने जो अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से नई नई चीजों को सीखना प्रारंभ कर देगा। तो यानी कि जब बालक जो है वो तर्क चिंतन और अनुभव और कल्पना कर रहा है, तो ये कल्पना और ये सब चीजें कैसे, कल्पना है तो वो किस चीज कैसे होती है, कल्पना किसी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर नहीं होती है, बिना देखे। देखिए आपको आज बोला जाए कि कल हम ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे, तो आप एक दिन पहले ही उस चीज की कल्पना करने लग जाओगे, यार ताजमहल ऐसा होगा, ऐसा मतलब उसका मतलब इतना सुंदर होगा, उसमें ये होगा वो होगा। तो वो क्या है, वो कल्पना है, यानी आपने पहले ही उस चीज की क्या कर ली, कल्पना। और कल्पना किसके माध्यम से, अमूर्त चिंतन के माध्यम से। यानी कि आपने उस चीज को देखा नहीं है, फिर भी आप उस चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। यानी कि अमूर्त चिंतन के माध्यम से आपने उस चीज का अधिगम प्राप्त कर लिया, यानी कि आपने उस चीज को सीख लिया, समझ लिया क्या वो ऐसी होगी, या आपने कल्पना कर ली अनुभव के माध्यम से। यानी कि जो आपको अनुभव था, अनुभव कहां से प्राप्त हुआ, आपको किताबों से प्राप्त हुआ, टीवी से, या जो भी आपने कहीं से भी जो देखा वहां से आपको अनुभव प्राप्त हुआ, आपने उसका चिंतन किया और तर्क दिया कि हाँ ऐसा होगा, हम वहां जाएंगे। तो वो क्या है, वो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। और अमूर्त चिंतन जो होता है वो हमारा किशोरावस्था में होता है, और तब हम कह सकते हैं कि प्रत्यात्मक अधिगम जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है वो किशोरावस्था के अंदर बालक करने लग जाता है। यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के माध्यम से किशोरावस्था के अंदर बालक जो है वो अधिगम प्राप्त करता है। इसके बाद में बात आती है तीसरे नंबर पर, ज्ञानात्मक अधिगम का जो तीसरा भाग है वो है साचर्य अधिगम। कौन सा है, साचर्य अधिगम। देखिए साचर्य अधिगम के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग निर्माण होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग निर्माण होती है। नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच में हम बॉन्ड बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्व ज्ञान है हमारा, क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि साचर्य अधिगम के अंदर पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड, एक संबंध, एक बंध बनेगा, और बंध के माध्यम से हम क्या करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि जो हमने पहले कुछ सीख रखा है उसके आधार पर हम क्या कहते हैं, नया ज्ञान। और इसे प्यार से क्या कहते हैं, एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएट लर्निंग। क्या कहते हैं, एसोसिएट लर्निंग। एसोसिएट लर्निंग के अंदर क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनती है किसी नई चीज के और पुरानी चीज के बीच में। तो क्या है, हमारा एसोसिएट लर्निंग कहलाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान, यानी कि जो हमारा पास्ट में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है और जो हमारा जो आगे प्रोजेक्ट में जो हमने नया ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के बीच में हमने क्या किया, बॉन्ड बनाकर उसको आधार मानकर, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने क्या कर लिया, नया ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये थे हमारे ज्ञानात्मक अधिगम के 3 भाग। देखिए ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना और साथ में पूर्व ज्ञान में सुधार। तो यही तो करते आ रहे हैं हम इन तीनों भागों में। क्या सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक अधिगम में नया ज्ञान प्राप्त कर किसके माध्यम से, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और कब होता है ये, शेष अवस्था और बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है, जिसमें मूर्त चिंतन प्रभावी होता है हमारा। बात याद रहेगी। उसके बाद में प्रत्यात्मक अधिगम यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर क्या होता है, तर्क चिंतन अनुभव कल्पना के माध्यम से हम क्या करते हैं,
नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं, तो अधिगम में ये कौन सा रूप प्रभावी हो रहा है चिंतन का, तो इसमें अमूर्त चिंतन प्रभावी हो रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि अमूर्त चिंतन केवल किशोरावस्था के अंदर जाकर प्रारंभ होता है, तो ये हमें याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो एक बालक कौन सी अवस्था के अंतर्गत करता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के माध्यम से जो लर्निंग प्राप्त होती है वो किस अवस्था के अंदर होती है, तो वो किशोरावस्था के अंदर। उसके बाद में साचर्य अधिगम। तो देखिए साचर्य अधिगम जो है वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में एक बॉन्डिंग बनाने का काम करता है, और नवीन पूर्व ज्ञान के आधार पर हम एक क्या करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा ज्ञानात्मक अधिगम। अब हम बात करेंगे आगे, जो हमारा अधिगम का जो दूसरा प्रकार है वो है गामक अधिगम। कौन सा है? किसके हैं? अधिगम। दूसरा है हमारा गामक अधिगम। देखिए गामक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, गामक या हम इसे क्या बोल सकते हैं साथ साथ में गत्यात्मक अधिगम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गत्यात्मक अधिगम भी बोल सकते हैं। अब देखिए गत्यात्मक अधिगम या गामक अधिगम का मतलब है कि गामक का अर्थ क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं से लिया गया है। गामक का अर्थ मनोविज्ञान में क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं से होता है। इसके शारीरिक क्रिया, क्योंकि जब हम एक बालक जो है वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, जिस अधिगम में अंग संचालन और नियंत्रण की प्रक्रिया, देखिए याद किए क्या है इसमें, अंग संचालन और नियंत्रण की प्रक्रिया। ध्यान से सुनना कि अंग संचालन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अंगों का संचालन हो और उनके नियंत्रण की आवश्यकता पड़े, वह गामक होता है। वह क्या होता है? गामक होता है। क्या होता है? वह गामक अधिगम कहलाता है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब एक बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब अधिगम प्राप्त करता है, हम ये कह सकते हैं कि जब शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक क्रिया, देखिए अंग संचालन का मतलब क्या है, शारीरिक क्रिया ही तो है, हाथ पैर हिलाना है, तो वो सब क्या है, हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। इन शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम अधिगम प्राप्त करते हैं तो वो अधिगम क्या कहलाता है, हमारा गामक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? गामक अधिगम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए जिसके अंदर क्या होगा, जैसे साइकिल चलाना, हम उदाहरण के तौर पर हम देखें तो साइकिल चलाना, ठीक है, चलना, दौड़ना, घूमना, जैसे कुछ भी बैठना, पकड़ना, वस्तु को मुंह में लेना, ये सब चीजें क्या है, ये गामक क्रियाएं ही तो है बालक की। तो ये गामक क्रियाएं होती किस अवस्था के अंतर्गत है, तो हम ये बता सकते हैं कि शेष अवस्था ये कैसी अवस्था है जिसमें बालक बुद्धि का, केवल मस्तिष्क का कोई भी पार्ट उसका काम नहीं करता उसको। यानी कि हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क के माध्यम से कुछ भी नहीं सीखता है, वो केवल सीखता किस माध्यम से है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और अनुकरण के अंदर भी वो क्या है, केवल सिर्फ गामक अधिगम के माध्यम से ही सीखता है। गामक क्रियाएं सर्वाधिक करता है शेष अवस्था के अंतर्गत, और गामक क्रियाओं के माध्यम से ही वो चीजों को बार बार सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर बुद्धि का विकास नहीं होता है, केवल अनुकरण विधि के माध्यम से, केवल अनुकरण विधि के माध्यम से ही बालक जो है वो अधिगम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिगम का दूसरा प्रकार है, यानी कि अधिगम दूसरे किस प्रकार से हो सकता है, तो इस जिस गामक अधिगम के माध्यम से होता है, तो गामक अधिगम के अंदर बालक जब शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम प्राप्त करता है तो अधिगम क्या कहलाता है, गामक या गत्यात्मक अधिगम
कहलाता है। अब देखिए गामक का अर्थ ही क्या होता है, शारीरिक क्रिया होती है। बस आप इतना सा याद रख लीजिए, जहाँ गामक शब्द आता है वहाँ शारीरिक क्रियाओं का ही बात होगी। तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब अधिगम किया जाता है तो वो गामक अधिगम कहलाता है। गामक अधिगम के अंदर क्या होता है, ये शेषोवस्था के अंतर्गत होता है, जिसमें अनुकरण विधि का सबसे ज्यादा महत्व होता है कि बालक के सामने अगर आप जो भी क्रिया करेंगे वो उसके नकल करेगा। क्या करेगा, नकल करेगा। यानी कि आप उसके सामने कोई भी चीज अगर छोड़ के आपने हाथ में मोबाइल ले रखा है तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको हाथ में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हाथ में लेकर उसको मुंह में लेना, यानी कि उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज है उसको छूने की कोशिश, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो सब चीजें क्या है, उसके हाथ पैरों का अंग संचालन सबसे ज्यादा जो करता है ना बालक, अपने अंगों का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो शेषावस्था के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा गामक अधिगम, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर जो अधिगम का प्रकार है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है बस, और रिवीजन करना है, समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है हमारा प्रतिबोधात्मक अधिगम। कौन सा, प्रतिबोधात्मक अधिगम के अंदर क्या होता है, इस अधिगम के अंतर्गत बालक जो है वो विषय वस्तु का बोध करने लगता है। यानी कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाने के बाद में, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाने के बाद बालक के अंदर, मस्तिष्क के अंदर विषय वस्तु का संपूर्ण बोध जो है वो विकसित हो जाता है। संपूर्ण बौद्धिक क्रियाएं उसकी क्या है, विषय वस्तु को बोध करने का मतलब विषय वस्तु को समझने से है, ठीक है। वो विषय वस्तु को समझने लगता है, तब ये अधिगम प्रारंभ होता है। जब बालक जो है वो विषय वस्तु को समझने, यानी कि किसी विषय वस्तु को जानने लगे। कि शेषावस्था में बालक किसी विषय वस्तु को जानता नहीं है, वो नहीं जानता कि मोबाइल है वो बात करने के लिए होता है, वो उसको भी मुंह में ले लेगा। पेन जो है वो लिखने के लिए होता है, उसे नहीं पता, वो उसे तो ये लगेगा वो खाने की चीज है, वो मुंह में लेगा। तो ये सब चीजें उस विषय वस्तु का उसको अभी बोध नहीं है, उसे विषय वस्तु की समझ नहीं है। जब बालक विषय वस्तु को समझने लग जाए और उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाए, मस्तिष्क का पूर्ण विकास होने पर विषय वस्तु को का बोध होने या विषय वस्तु को समझने के बाद में ये अधिगम जो है वो प्रारंभ होता है। क्या होता है, ये अधिगम प्रारंभ होता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के अंदर बालक के मस्तिष्क में अब क्या विषय वस्तु को लेकर क्या बन जाएंगे, संप्रत्यय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ये बात हमें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट का मतलब तो जानते हैं, संप्रत्यय। मनोविज्ञान की भाषा में कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। तो जब बालक के मस्तिष्क के अंदर विषय वस्तु को समझने की शक्ति विकसित हो जाती है तो वो उसके अंदर संप्रत्यय का, उसके मस्तिष्क में अब उस विषय वस्तु को लेकर संप्रत्यय का निर्माण होने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट का निर्माण होने लग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि संप्रत्यय होता क्या है। तो देखिए संप्रत्यय का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क में बनने वाले बिंब या प्रतिमा, बिंब या प्रतिमा, ये क्या कहलाते हैं हमारे, या हम यहाँ पे चित्र भी कह सकते हैं अगर आप इस भाषा को समझ सकते हैं। देखिए बिंब, प्रतिमा या चित्र, कंफ्यूज नहीं होगा, तीनों एक ही चीज है। बिंब, प्रतिमा या चित्र, जब हमारे मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु का चित्र बनने लग जाए तो वो संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो देखिए मैं आपके सामने एक नाम लेता हूँ, शेर। अब आपके मस्तिष्क के अंदर शेर तो सामने नहीं है, परंतु मस्तिष्क के अंदर उसका एक चित्र बन गया।
ठीक है, तो वो चित्र किस लिए बना? क्योंकि आपको उस विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान यानी कि उस विषय वस्तु की समझ है, उस विषय वस्तु का आपको बोध हो चुका है कि शेर है वो इस तरह से दिखने वाला होता है, इसीलिए आपके मस्तिष्क में अब क्या बन गया, उसका चित्र बन गया, यानी कि आपके मस्तिष्क में क्या बना, संप्रत्यय बना, और संप्रत्यय के माध्यम से आप उस विषय वस्तु को जानते हैं। अब बता दोगे कि शेर कैसा दिखता है, क्योंकि संप्रत्यय बना हुआ है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो संप्रत्यय उसके आधार पे आप ये बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि हाँ शेर ऐसा होता है। तो इसी के माध्यम से प्रतिबोधात्मक अधिगम के अंदर हमारे मस्तिष्क का जब पूर्ण विकास होता है तो विषय वस्तु की समझ विकसित होती है, तभी अधिगम प्रारंभ होता है। और जब संप्रत्यय का निर्माण होने लग जाए तो ये अधिगम कौन सा अधिगम कहलाता है, हमारा प्रतिबोधात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये अधिगम जो है वो अब कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होता है। प्रश्न ये बनेगा, ठीक है, प्रश्न यहां से बनेगा कि वह कौन सा, देखिए प्रतिबोधात्मक अधिगम जो है सर्वाधिक कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो देखिए बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है। बाल्य अवस्था ये हमें याद रखना है, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर एक जो बालक जो होता है वो उसमें अब कॉन्सेप्ट निर्माण शुरू हो जाएगा बढ़ना होना। ठीक है, शेषावस्था में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप उसे बता भी दोगे तो बालक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसके माइंड में नहीं बनेगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी क्या है, विकसित होना शुरू भी नहीं हुआ है शेषावस्था के अंतर्गत। और बाल्यावस्था में मस्तिष्क का निर्माण जो है उसका शुरू हो विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो उसके विषय वस्तु की समझ विकसित हो जाती है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंतर्गत हमारे संप्रत्यय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंतर्गत प्रतिबोधात्मक अधिगम सर्वाधिक होता है। उसके बाद बात करेंगे चौथे नंबर पर जो प्रकार है हमारा हुआ है नवीन नियम अधिगम। कौन सा? नियम अधिगम। कौन सा अधिगम? नियम अधिगम। देखिए नियम अधिगम या इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल लर्निंग। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग है। देखिए इस अवस्था के अंदर जब एक बालक जो है वो नियम को सीखकर उसका प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं जब एक बालक को नियमों का ज्ञान हो जाए, इसके नियमों का ज्ञान होने पर नई परिस्थिति के अंदर नई परिस्थितियों में उपयोग करने में सक्षम हो जाए। क्या हो? नियमों का ज्ञान होने पर नई परिस्थितियों में उपयोग करने में जब सक्षम हो जाए तो वो कौन सा अधिगम कहलाता है? हमारा नियम अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा नियम अधिगम कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए बालक को कुछ चीज सिखाई गई, ठीक है, कोई भी नियम है उसको वो सिखाया गया या कोई भी विषय वस्तु उसको सिखाई गई, उस विषय वस्तु के आधार पर सीखी हुई विषय वस्तु के आधार को अगर वो किसी नई परिस्थिति में उपयोग कर पा रहा है, यानी जैसे मान लीजिए उसे सिखाया गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या सिखाया गया? उसे प्लस सिखाया गया, ठीक है। उसे माइनस सिखाया गया कि 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। ये माइनस सिखाया गया। 4 में 2 का गुणा किया, कितने आए? कितने आए? 8 आए। तो ये सब चीजें उसको क्या नियम सिखाए गए, प्लस माइनस इंटू, ये 3 इसको नियम सिखाए गए। अब क्या किया उसने? जब वो घर आया, मान लीजिए इस नियम को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने स्कूल के अंदर उसको प्लस माइनस और इंटू ये 3 चीजें उसको सिखा दी गई टीचर के द्वारा। उसे पता लगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, ठीक है। तो ये सब चीजें उसको सिखा दी गई। अब सिखा लेने के बाद में जब बालक घर आता है, अपने घर आता है, तो घर आने के बाद में उसकी मम्मी जो है उसको, इसकी जो मदर है, उसे 100 रुपए देके दुकान पे भेजती है कि बेटा जा और 1 किलो चीनी लेकर आ। अब मान लीजिए चीनी जो है वो 40 रुपए की,
और दुकानदार को उसने 100 रुपए दिए, उसने उसको 60 रुपए वापस दे दिए 40 रुपए की चीनी देकर। घर आया, मम्मी ने पूछा कितने की आई चीनी। बच्चे ने उस नियम का उपयोग इस अवस्था के अंदर किया, यानी कि जो उसे सिखाया गया था माइनस क्या करना, उसका उपयोग जो है उसने इस अवस्था के अंदर किया। क्या कि नियम कौन सा, माइनस के उस नियम का प्रयोग उसने किया, यानी कि 100 में से उसने माइनस किए कितने 40, तो उसने बताया कि मम्मी 60 रुपए उसने वापस दिए, 40 रुपए की चीनी है मतलब। यानी कि यहाँ पे नियम कौन सा लगा, माइनस का, जो उसे पहले सिखाया गया था पूर्व ज्ञान के रूप में। ठीक है, अब उसने उस नियम का उपयोग जो है वो एक नई परिस्थिति के अंदर कर लिया और उस विषय वस्तु को करने में वो सक्षम हो गया यहाँ पे। तो ये कौन सा अधिगम, जब वो ऐसा करने लग जाएगा ना, तब हमारा अधिगम कौन सा कहलाएगा, नियम अधिगम कहलाएगा। कौन सा, नियम अधिगम कहलाएगा। बात आई समझ में कि नियम अधिगम क्या होता है। जब हम नियमों का उपयोग किसी नई परिस्थिति में करने में सक्षम हो जाए। देखिए जिस प्रकार से बालक जो है इस माइनस का उपयोग, जब एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसका माइनस का उपयोग जो है, यहाँ उसे ये सिखाया गया था। ठीक है, यहाँ उसे ये सिखाया गया था माइनस करना कैसे होता है माइनस, और उस नियम का, उस माइनस के उस नियम का उपयोग जो है उसने घर आकर उस मम्मी के द्वारा उसे जो 100 रुपए, उसकी माँ के द्वारा जो 100 रुपए दिए गए थे, बोला गया था कि जाओ 1 किलो चीनी। अब उसे नहीं पता था चीनी कितने की दी है, परंतु घर आने के बाद में जब उसकी माँ ने उसे पूछा कि चीनी कितने की है, उसने हिसाब लगाया कि 100 और 60 रुपए उसको जब वापस दिए हैं तो 100 है, 100 में से अगर 60 गए कितने बचे 40, तो ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि 40 रुपए की चीनी दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने उस नियम का उपयोग करके ये हल कर लिया कि चीनी कितने रुपए की आई है या कितने रुपए उसको वापस देने हैं। ठीक है, तो यहाँ नियम अधिगम कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर जो प्रकार है अधिगम का, वो कौन सा है, संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। देखिए संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, इस अवस्था के अंदर देखिए संकल्पनात्मक अधिगम के अंदर जो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, वो काफी विकसित हो जाता है। जब हमारा मस्तिष्क काफी विकसित हो जाता है, जब एक बालक का मस्तिष्क जो है वो काफी विकसित हो जाता है, और जब काफी विकसित हो जाएगा तो किसी विषय वस्तु को देखिए, जैसे जैसे हम क्या है किशोरावस्था में पहुंचे, आज हम किशोरावस्था में है, तो किशोरावस्था में जो बालक है उसको किसी विषय वस्तु को लेकर उसकी एक धारणा जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, एक धारणा जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। अब जी देखिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे बचपन से आपको सिखाया गया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, आपको बचपन में यही सिखाया गया, बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल। जरूरी तो नहीं है कि ए फॉर एप्पल ही होगा ना भी होगा। तो ये एक धारणा थी जो शुरू से आपको सिखाई जा रही है, और वो धारणा जो आपके मस्तिष्क का काफी विकसित हो जाने के बाद आपकी धारणा एक विकसित हो चुकी है, एक परमानेंट धारणा आपके मन के अंदर मस्तिष्क में बन चुकी है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब अगर आपको बोला जाए, आपको एबीसीडी को बोला जाए ए फॉर एप्पल, ऑटोमेटिक आपके मुंह से यही निकलेगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक है ना, तो ये एक धारणा थी, जो धारणा बनी हुई है आपके मस्तिष्क में, एक कॉन्सेप्ट पक्का बना हुआ है, तो उसको आप मिटा नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, संकल्पनात्मक अधिगम के अंदर हमारा मस्तिष्क जो है वो काफी विकसित हो जाता है और अधिगम करता किसी विषय वस्तु या वस्तु के प्रति अपनी धारणाएं या विचार बन जाते हैं। जब अधिगम करता, यानी कि अधिगम करता कौन होगा, एक बालक या कोई भी किशोर या किशोरी जो भी है, वो अधिगम करता, जो सीखने वाला होगा वो अधिगम करता कहलाएगा। तो उस अधिगम करता के मस्तिष्क में विचार और संपत्ति या विचार या उस विषय वस्तु के प्रति जो धारणाएं हैं वो बन जाती है। अधिगम करता में सोचने तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, सोचने और निर्णय करने की शक्ति का
विकास हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, सोचने और निर्णय करने की शक्ति का विकास इस अवस्था के इस प्रकार के अंदर हो जाता है और विभिन्न विषय वस्तुओं के बारे में वो कल्पना करने लग जाता है। ये भी बात हमें याद रखनी है कि विभिन्न विषय वस्तु के बारे में कल्पना करने लगता है। जब वो संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है ना, तब क्या होता है, उसका मस्तिष्क काफी विकसित हो जाता है और वो सोचने और जो निर्णय करने की शक्ति है वो विकसित हो जाती है और वस्तुओं के प्रति उसकी धारणाएं जो है वो बन जाती है और साथ साथ में वो कल्पना के माध्यम से सीखने लगे, कल्पना के माध्यम से विचार करने लग जाता है, ठीक है, और समस्याओं का समाधान भी ढूंढने लग जाता है। अब देखिए ये जो सब विशेषताएं जो मैं बता रहा हूँ, समस्याओं का समाधान भी ढूंढने लग जाता है। अब देखिए विचार कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो ये तीन चीजें जो मैंने बताई है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत होती है, कौन सी अवस्था के अंतर्गत होती है? किशोरावस्था कह सकते हैं हम ये बात, किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। किशोरावस्था में एक बालक जो है उसकी जो जितनी भी विषय वस्तु होगी उसको उसके लिए एक सोच जो है उसका सोच का उसका निर्माण हो जाएगा। उस विषय वस्तु को लेकर उसकी जो धारणाएं हैं, किसी भी बात को लेकर उसकी जो धारणा है वो स्पष्ट होगी और वो कल्पना के माध्यम से या किसी भी विषय वस्तु का निर्णय लेने में, कल्पना करने में या सोचने और किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेने में वो सक्षम हो जाएगा। समस्याओं का समाधान भी अपने ढंग से ढूंढने लग जाएगा। तो ये सब चीजें होकर आ रही है किशोरावस्था में और इनके अंदर सर्वाधिक जो अधिगम की आवश्यकता होती है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब चीजें होंगी ना वो किसके माध्यम से होती है, सूझ के माध्यम से होती है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम के अंदर, सैकल्पनात्मक अधिगम के अंदर सर्वाधिक महत्व किसका होता है, सूझ का होता है और सूझ जो है वो किशोरावस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस अधिगम में सूझ की अधिक आवश्यकता होती है। सैकल्पनात्मक अधिगम के अंदर सूझ की काफी आवश्यकता होती है जो किशोरावस्था के अंदर भी, जो किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है कि बालक जो वो सूझ के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, ठीक है, इन सब चीजों के माध्यम से वो जो है अधिगम प्राप्त करता है। तो ये था संकल्पनात्मक अधिगम और ये जो है प्रकार, आपको ये बात याद रखनी है कि अधिगम के सभी प्रकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है वो संकल्पनात्मक अधिगम को माना जाता है। इस अधिगम को माना जाता है, संकल्पनात्मक अधिगम को माना जाता है क्योंकि इस अधिगम के अंतर्गत एक बालक के सोचने और विचारने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। तो ये बात हमें यहाँ याद रखनी है, ठीक है। ये तो थे हमारे अधिगम के प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अधिगम के सोपान क्या है। देखिए प्रश्न आता है अधिगम के निम्न सोपान, निम्न में से कौन सा अधिगम का सोपान है या नहीं है। तो देखिए अधिगम के सोपानों की जब हम बात करते हैं, देखिए अधिगम के सोपान, सिर्फ आपको उनका नाम याद रखना है कि अधिगम के सोपानों में सबसे पहले क्या आता है, जहां से अधिगम की शुरुआत होती है। तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा आवश्यकता, क्या पढ़ा, आवश्यकता, आवश्यकता या अभिप्रेरणा। हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता या अभिप्रेरणा अधिगम के सोपानों में सबसे पहले आता है, आवश्यकता या अभिप्रेरणा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब तक किसी भी विषय वस्तु को लेकर जब तक उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी या उसको लेकर कोई भी मोटिवेशन उसे प्राप्त नहीं होगा, तब तक अधिगम प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम को शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, अभिप्रेरणा या आवश्यकता निभाती है। अधिगम की शुरुआत ही आवश्यकता और अभिप्रेरणा से होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी हम अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण शुरू भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आज आपको किसकी आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, आपको एक जॉब चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये आपके लिए क्या है, आवश्यकता है। इस आवश्यकता की वजह से आप क्या कर रहे हैं, आज रीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये जॉब होती, आवश्यकता नहीं होती जॉब की,
क्यों हम ये रीट की तैयारी करते नहीं करते ना? क्योंकि हमें आवश्यकता है, आज हमें आवश्यकता है इस नौकरी की, इस जॉब की हमें आवश्यकता है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आवश्यकता है तब हम अधिगम कर रहे हैं इस चीज का, नहीं तो अधिगम नहीं करते। ठीक है, उसके बाद में जब हमें आवश्यकता हमें पता लग जाए हमारी, अब मान लीजिए एक बालक, एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक लड़का है, ठीक है, फ्री था, इसको मोटिवेशन मिला, इसी आवश्यकता हुई किसकी, जॉब की, तो इसने क्या किया, रीट की तैयारी प्रारंभ कर दी। रीट उसके सामने, रीट की वैकेंसी आ गई, अब उसे उसकी आवश्यकता थी इस जॉब की, तो उसने क्या किया, अधिगम शुरू किया। तो अधिगम शुरू करते ही उसको सबसे पहले क्या बनाना होगा, अपना क्या बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा। अब उसके सामने एक लक्ष्य आ गया, एक उद्देश्य आ गया कि मुझे ये एग्जाम पास करना है रीट का। ठीक है, अब ये जो रीट का एग्जाम है वो उसके लिए क्या है, लक्ष्य है। क्या है उसके लिए, लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, कोचिंग करेगा। क्या करेगा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे कोचिंग करनी पड़ेगी, ऐप भी खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, तो बुक्स भी लानी होगी। तो उसके सामने मान लीजिए, उसके सामने बुक्स लाने का, कोचिंग करने का है, इतना पैसा भी उसके पास नहीं है, या हम ये कह सकते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसमें कोचिंग खुली नहीं है, बुक्स भी नहीं मिल पा रही ठीक से, नोट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो गया उसके सामने, अब बाधाएं आ गई। जैसे ही हम कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं या किसी भी उद्देश्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने बाधाएं आएगी ही। जब भी किसी काम को करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने बाधाएं आ जाएगी, और बाधाएं आ जाती हैं तो बाधाओं की वजह से क्या होता है कि दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। एक तो उस काम को नहीं किया जाता, बीच में ही छोड़ दिया जाता है। अगर मोटिवेशन कमजोर है, अगर अभिप्रेरणा ठीक से नहीं प्राप्त हुई है तो वो काम क्या है, हमारा बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। अगर मोटिवेशन ठीक से प्राप्त है, इस लड़की को इसकी आवश्यकता है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ भी कर पाएगा, कुछ भी करेगा। और जैसे ही वो बाधाओं को पार करेगा तो उसे एक तत्परता प्राप्त होगी। इससे बाधाओं को पार करने के लिए उसमें तत्परता का होना जरूरी है। अब उसमें उसको इस एग्जाम को पास करने के लिए उसमें तत्परता का विकास होगा, यानी कि जैसे ही बाधाएं पार होगी, बाधाओं को पार करने के लिए एक नई एनर्जी जो है वो उसके अंदर आएगी। ठीक है, अब वो बाधाओं को पार करने के लिए उसमें अगर उसको उसकी जरूरत है तो उसमें तत्परता रहेगी इन बाधाओं को दूर करने की, ये बात हम कह सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, अधिगम के लिए कुछ वातावरण भी तैयार करना होगा हमें। पढ़ने के लिए वातावरण बहुत जरूरी है, अधिगम के लिए वातावरण का महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो अधिगम के लिए जो वातावरण है वो तैयार करना और अधिगम के लिए स्थिति उत्पन्न करना, ये भी हम कह सकते हैं। अधिगम के लिए स्थिति उत्पन्न करना, दो चीजें होंगी। तत्परता की वजह से वो क्या करेगा, अधिगम के लिए वातावरण तैयार करेगा, अधिगम के लिए स्थिति उत्पन्न करेगा। ये जो लड़का है वो एक रूम तैयार करेगा बढ़िया सा, जिसके चारों दीवारों पे कोई मैप हुआ या कोई भी जो चित्र है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, वो सब चीजें वो बुक्स वगैरह इकट्ठी करके एक अच्छा रूम तैयार करेगा और एक वातावरण तैयार करेगा अधिगम का कि हाँ मुझे इतने घंटे टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है, और टाइम टेबल बनाकर उठेगा, इतने घंटे मुझे पढ़ना है, ये इतने घंटे मुझे रिविजन करना है। तो ये उसका टाइम टेबल, उसके लिए स्थिति उत्पन्न कर ली उसने अब, ठीक है। किसकी वजह से, तत्परता की। बाधाएं आए, बाधाओं में तत्परता हुई, उसको बाधाओं को दूर करने के लिए उसको वातावरण तैयार किया। अब बाधा है उसके पास, उसको एग्जाम को पास कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बाधा तो वो ये है, किस तरह से तैयारी की जाए। तो वो बाधा है वो साथ साथ लेकर चलेगा। जब अधिगम के लिए वातावरण और अधिगम के लिए स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ना, उसके बाद में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए, इसके साथ वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अब उसके वातावरण के साथ में अंतःक्रिया यानी बॉन्डिंग बन जाएगी,
कि जैसा उसका वातावरण, मुझे लगा कि अब यार वातावरण तो ऐसा ही है, इस वातावरण में पढ़ना है हमें, तो वो पढ़ने लग जाएगा, टाइम देने लग जाए 16 से 17 घंटे वो पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, विभिन्न वातावरण के साथ में अंत्यक्रिया करते हुए विभिन्न क्या करेगा, अनुक्रियाएं करेगा, यानी कि डेली कोई नई नई क्रियाएं होगी उसके द्वारा। क्रिया किसके आधार पे होगी, इस एग्जाम के लिए होगी। ये उद्दीपक है उसका ना, इस लक्ष्य से उसका क्या रीट है, उस रीट को लेकर अब उसे यहाँ पहुंचना है, मेन बात है उसे यहाँ पहुंचना है रीट पे, तो उसके लिए वो ये काम कर रहा है। सबसे पहले उसे आवश्यकता हुई किसकी, जॉब की, फिर उसे एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हाँ मुझे ये रीट पास कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, अभी तो ये वैकेंसी और कोई वैकेंसी नहीं है। फिर उसके पास में क्या है, बाधाएं आई, बाधाओं को लेकर साथ बाधा थी उसके पास में रीट को पास करना, सबसे बड़ी बुक्स इकट्ठी करना, ये सबसे बड़ी बाधाएं थी। परंतु तत्परता ने उसके लिए अधिगम का वातावरण तैयार करना शुरू किया और अधिगम के साथ स्थिति उत्पन्न करना उसे प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही अधिगम के लिए स्थिति उत्पन्न की तो फिर वो वातावरण के साथ में अधिगम करता हुआ विभिन्न अनुक्रियाएं करने लगा, किसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही उसने विभिन्न अनुक्रियाएं की तो अनुक्रियाओं के साथ में उसे पुनर्बलन मिला। जैसे जैसे उसकी तैयारी बढ़िया होने लगी उसे क्या रिफोर्समेंट मिलने लगा, पुनर्बलन मिलने लगा और उसके साथ में उसके अनुभव का संगठन प्रारंभ हो गया। अब उसके अनुभवों का संगठन बनने लग गया था, अनुभवों का संगठन। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे आपके जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे तो अनुभवों का एक संगठन जो है वो बनता जाएगा और फिर क्या आएगा, व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा ठीक है, वातावरण के साथ में अंत्यक्रिया की, विभिन्न अनुक्रियाएं की और रीट का एग्जाम दिया, पास हो गया, लग गया, लगते ही उसको क्या मिला, पुनर्बलन मिल गया। पुनर्बलन के साथ में उसके अनुभवों का संगठन। अब उससे पूछोगे भी तैयारी कैसे की जाती है, यानी कि एक लगे हुए टीचर लगे हुए यानी गवर्नमेंट लगे, उससे पूछोगे ना तो वो बताएगा कि हाँ भी ऐसे ऐसी तैयारी करनी चाहिए, उसके पास एक फॉर्मूला होता है तैयारी करने का। तो पुनर्बलन उसको मिलेगा, अनुभवों का संगठन तैयार होगा और वातावरण व्यवहार के अंदर उसे स्थायी जो परिवर्तन है वो आ गया कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है। तो अधिगम की प्रक्रिया इस तरह से पूर्ण होती है, हमारी 8 सोपानों के माध्यम से हमारी क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आवश्यकता या अभिप्रेरणा होती है, जहां से हमारी अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। आवश्यकता या अभिप्रेरणा नहीं होगी तो हमारी अधिगम की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आज की हम अंतिम बात करते हैं अधिगम के कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या है, देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहला अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। क्या है, विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए किसी भी अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उस विषय वस्तु का क्या होना चाहिए, सहज होना जरूरी है। उस विषय वस्तु का सरल होना जरूरी है, विषय वस्तु का आसान होना जरूरी है। ठीक है, तो सहज सरल और सुबोध होना उस विषय वस्तु के लिए अति आवश्यक होगी। और जितनी विषय वस्तु सहज सरल और आसान या सुबोध होगी अधिगम उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए अब तैयारी करने हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी भंडार है बुक्स का, परंतु गिने चुने कुछ राइटर्स की बुक ही आप लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दी हुई जो विषय वस्तु है ना वो बहुत ही आसान है, सहज है, सरल है, सुबोध है। तो उस वजह से क्या है कि आपको वो विषय वस्तु क्या जल्दी समझ में आ रही है। जल्दी समझ में आने का मतलब कि आप उस विषय वस्तु का अधिगम जो है वो आसानी से कर पा रहे हैं, तो इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं महसूस कर पा रहे, तो इसलिए अधिगम अच्छा हो रहा है। और अगर मान लीजिए
बुक्स में ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है जो बहुत ही हाई लेवल की, और आपको उस मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा। अब मान लीजिए 5th क्लास के बच्चे की जो बुक्स है उसके अंदर बड़े बड़े शब्द जो हैं, जो आपसे हमसे भी नहीं पढ़े जाते, वो शब्द उसमें डाल दिए जाएं, क्या वो बच्चा उस अधिगम को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि विषय वस्तु उसकी आसान नहीं है। इसलिए अधिगम को प्रभावित करती है विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पर, बात आती है परिपक्वता और आयु। देखिए, परिपक्वता और आयु ये दोनों चीजें क्या है जो अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। एक विशिष्ट उम्र होने पर ही क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होगी, अधिगम शुरू होगा। अब 5th क्लास के या 6th क्लास के बच्चे को अगर 10th के किसी सवाल को हल कराने के लिए बिठा दोगे तो क्या वो बच्चा कर पाएगा? उसकी आयु नहीं है परिपक्व, यानी कि 12th का मैटर जो है वो आप किसी 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो 12th के बराबर जैसा सिलेबस बना दिया जाए बुक्स में, तो क्या वो बच्चा अधिगम कर पाएगा? क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है उस चीज को हल करने के लिए, उस चीज की परिपक्वता नहीं है उतनी उसके अंदर। एक 10 साल के बच्चे को कहेंगे कि 20 किलो वजन उठा ले, तो वो कैसे उठा लेगा? उसकी उम्र ही 10 साल है, तो वो 20 किलो वजन कैसे उठा लेगा? क्योंकि परिपक्वता नहीं है। आयु के अनुसार ही किसी व्यक्ति के द्वारा अधिगम किया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और अगला इसी से मिलता जुलता कि शारीरिक और मानसिक आयु स्वास्थ्य जो है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से कमजोर, आप बीमार हो, मानसिक रूप से कमजोर हो या मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो अधिगम प्रक्रिया में बाधा आना स्वाभाविक है। ठीक है, एक बालक है जो मस्तिष्क से क्या है, मानसिक रूप से कमजोर है, उसको अगर आप अधिगम की प्रक्रिया, अगर उसको अधिगम करवाना भी चाहेंगे किसी विषय वस्तु का, तो उसमें बाधाएं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो कमजोर है, मस्तिष्क से शारीरिक रूप से भी कमजोर है, तो इस वजह से उसमें बाधाओं का आना स्वाभाविक है। उसके बाद में 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो अगली जो कारक है अधिगम को प्रभावित करने का वो क्या है? सीखने का समय और ध्यान। ये भी कह सकते हैं सीखने का समय और ध्यान। जैसे जैसे आप कोई काम करें तो देखिए एक लिमिट समय के लिए अधिगम होता है। अब ये कहेंगे कि हम लगातार 10 घंटे पढ़े, तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। कोई कहता है कि मैं लगातार 10 घंटे पढ़ लूं, तो नहीं पढ़ पाओगे। आप 1 से 2 घंटे आप पढ़ो, उसके बाद में आधा घंटा पर आप रेस्ट कीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर 2 घंटे, तो आप पढ़ सकते हैं। परंतु अगर आप कहेंगे मैं तो लगातार 10 घंटे पढ़ूं, तो भाई नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि थकान जो है वो आपको पढ़ने ही नहीं देगी। सीखने का भी एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही आप अगर पढ़े तो सही रहेगा। देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सीखने का समय होता है, एक विशिष्ट आयु होती है किसी भी चीज को सीखने की। या हम ये कह सकते हैं कि थकान जो है वो हमें अधिगम को सीखने में, अधिगम को करने में बाधा उत्पन्न करती है। आप किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं, तो एक समय आएगा तो उसमें थक जाएंगे, और थकने के बाद में चाहे आप पढ़े चाहे ना पढ़े, वो आपके मस्तिष्क में उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो समय और थकान ये दोनों ही हमारे अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। फिर बात आती है अभिप्रेरणाएं। भाई ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो अधिगम का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि अधिगम की कोई भी बात आ जाए तो अभिप्रेरणा का सबसे ज्यादा महत्व रहता है हमारे अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम हमारा सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहलाता है। किसका? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, यानी कि इसी रास्ते पे चलकर ही हम क्या कर पाते हैं? अधिगम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। अगर मान लीजिए अभिप्रेरणा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आप अधिगम की प्रक्रिया को चुनेंगे नहीं, उस अधिगम की प्रक्रिया पर चलने का प्रयास ही नहीं करेंगे। अभिप्रेरणा ही हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या प्रयास करने हैं और कब कैसे करने हैं। फिर बात आती है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, भाई जब अब आपकी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, तो चाहिए इतना ही पढ़ाते रहो, नहीं पढ़ोगे।
किसी काम को करने की अगर इच्छा ही नहीं है तो कितना ही पढ़ाएं, कितना ही कुछ कहें, कुछ भी अभी प्रेरणा देते रहे, क्या फर्क पड़ता है, सुनोगे नहीं। ठीक है, तो सीखने की इच्छा जो है वो प्रभावित करती है हमें अधिगम को। और उसके बाद में बात आती है संपूर्ण परिस्थितियां। संपूर्ण परिस्थितियां, ये परिस्थितियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं हमारा वातावरण, परिस्थितियों के अंतर्गत हमारा वातावरण, हमारा वंशानुक्रम भी प्रभावित होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हमारा परिवार का वातावरण कैसा है, हमारी स्थितियां क्या है, सब चीजें जो है वो हमारी परिस्थितियों के अंतर्गत आती है। यानी कि हमारी परिस्थितियां जो है वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। अगर अच्छी परिस्थिति है, पढ़ने के लायक वातावरण है, तो आप अच्छा अधिगम कर पाएंगे। अगर पढ़ने के लायक अच्छा वातावरण नहीं है तो आप अच्छा अधिगम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात आती है अधिगम शिक्षण विधियां। या हम ये कह सकते हैं कि अधिगम विधियां या सीखने की विधियां, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां। बात है कि शिक्षण विधियां या सीखने की विधियां जो है वो महत्वपूर्ण है। शिक्षक के द्वारा जब अधिगम करवाया जाएगा तो अधिगम सर्वश्रेष्ठ तब होगा जब उसके द्वारा जो विधियां यूज में ली जा रही है वो विधियां क्या है, उस बालक के लिए, उस बालक की परिपक्वता, उसकी आयु और उसकी समझ, उसके आधार पे जो चुनी गई विधियां हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है, तो ही अधिगम की प्रक्रिया ठीक होगी। ठीक है, बालक को बालक के अनुसार ही, एक शिक्षक को बालक के अनुसार ही शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से उनको पढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षण विधियां या सीखने की विधियां उसकी आसान है, अगर पढ़ाने का तरीका आसान है, तो विषय वस्तु को कितने भी हार्ड क्यों ना हो उसे आसान बनाया जा सकता है। तो उसके माध्यम से आप अधिगम की प्रक्रिया अच्छी बन सकती है। और उसके बाद आती है लास्ट अंतिम, वही जो मैंने की अधिगम के लिए सीखने का उचित वातावरण। सीखने का उचित वातावरण, और ये याद रखना, अधिगम के लिए सीखने का उचित वातावरण। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ 9 कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहले विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु सरल होनी चाहिए, फिर बात आती है परिपक्वता की, फिर बात आती है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, फिर सीखने का समय और थकान, अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा, संपूर्ण परिस्थितियां, शिक्षण विधियों और सीखने का उचित वातावरण। ये कुछ कारकों के साथ में आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।